नमस्कार दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था उसका अध्ययन हम लोग कर चुके थे। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो है वो 1885 से 1905 तक माना जाता है। यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उस समय से लेकर के 1905 तक यानी बंगाल के विभाजन तक का जो समय है वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण माना जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रथम चरण में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है वो नरमपंथी नेताओं के हाथ में था, यानी उदारवादी नेताओं के हाथ में था। उदारवादी नेताओं की कार्यशैली कैसी थी ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो उदारवादी नेता थे वो संवैधानिक तरीकों से भारत में सुधार करना चाहते थे, संवैधानिक तरीके से अपनी बात अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। अंग्रेज उनकी बात को माने या ना माने वो अंग्रेजों पर निर्भर करता था। ये नरमपंथी नेता अंग्रेजों के प्रति विरोध और संघर्ष नहीं करते थे। इसके विपरीत हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो उग्रवादी नेता थे, जो गर्मपंथी नेता थे, उनकी कार्यशैली और नरमपंथी नेताओं की कार्यशैली ठीक एक दूसरे के विपरीत थी। गर्मपंथी नेता संवैधानिक तरीके से भारत में सुधार को राजनीतिक भिक्षावृत्ति मानते थे और ये अंग्रेजों के प्रति विरोध और संघर्ष को सही मानते थे। प्रमुख गर्मपंथी नेताओं में हमने लाल बाल पाल को पढ़ा हुआ था और अरविंद घोष को। लाल बाल पाल जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को, ये कुछ प्रमुख उग्रवादी नेता थे, गर्मपंथी नेता थे। तो इन गर्मपंथी नेताओं का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वर्चस्व 1905 के बाद से देखा जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है वो 1905 से 1916 तक माना जाता है, यानी महात्मा गांधी के आने से पूर्व तक। तो इस चरण को राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में शामिल किया गया है, 1905 से 1916 तक के चरण को, चूंकि इस चरण में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो प्रमुख रूप से गर्मपंथी नेता कर रहे थे, उग्रवादी नेता कर रहे थे, जिनकी कार्यशैली नरमपंथी नेताओं के ठीक विपरीत थी। तो आइए आज अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जो कि 1905 से 1916 तक माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। इसका पहला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता किसे माना जाता है? या इसी को दूसरे तरीके से अगर पूछेगा तो कहेगा भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, गर्म दल के नेताओं में हमने लाल बाल पाल और अरविंद घोष को पढ़ रखा है, परंतु इनमें जो बाल थे यानी बाल गंगाधर तिलक थे, इन्हें गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। यानी भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता पूछे या भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता पूछे तो वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरम दलीय नेताओं का वर्चस्व था, उस समय बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि जो नरम दलीय नेता हैं यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं वो अंग्रेजों से प्रार्थना करते हैं, अंग्रेजों से याचना करते हैं और विरोध की राजनीति करते हैं। यानी ये जो इनकी कार्यशैली है नरम दलीय नेताओं की कार्य करने की, ये विरोधी राजनीति है। प्रार्थना और याचना करते हैं अंग्रेजों से, जो कि सही नहीं है। ऐसा आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। तो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का राजनीतिक नारा सर्वप्रथम किसने दिया था?
तो स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का राजनीतिक नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक ही थे। अगला प्रश्न देखिए, धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लेकर भारतीयों में राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए गणपति महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ महाराष्ट्र में किसने किया था? तो शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव का प्रारंभ महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है अंग्रेजों के विरोध में आकर के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सके। इसलिए इन्होंने धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया, यानी धर्म का सहारा लिया, जिसके सहारे इन्होंने अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा और बहुत सारे लोग अंग्रेजों के विरोध में आकर के खड़े हो गए। तो इसी क्रम में इन्होंने जो है महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया हुआ था और गणपति महोत्सव का आयोजन भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, लोकमान्य की उपाधि महाराष्ट्र की जनता ने किसे दी थी? तो लोकमान्य की उपाधि महाराष्ट्र की जनता ने बाल गंगाधर तिलक को दी हुई थी। हम जानते ही हैं बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन थे? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मुख्य रूप से 2 समाचार पत्र संपादित किए हुए थे। एक जो समाचार पत्र था इनका वो था मराठा और दूसरा था केसरी। याद ये रखेंगे कि जो मराठा इनका समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था, यानी जो मराठा समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में नहीं था, वो अंग्रेजी भाषा में था। और जो इनका केसरी समाचार पत्र था वो था मराठी भाषा में, यानी जो इनका मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था और जो इनका केसरी समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में था। ये प्रमुख रूप से 2 समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस समाचार पत्र को दिया जाता है? तो देखिए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी समाचार पत्र को दिया जाता है। केसरी समाचार पत्र जो कि मराठी भाषा में छापा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, 1897 में तिलक जी ने केसरी समाचार पत्र में ऐसा क्या छाप दिया था जिस कारण उन्हें 18 मास की जेल हुई थी? तो देखिए, 1897 ईस्वी में एक घटना होती है। एक चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधु 2 भाई थे, बालकृष्ण और दामोदर। इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने प्लेग कमेटी के अध्यक्ष जो थे, प्लेग कमेटी के उस समय अध्यक्ष रैंड और आयरहस्ट, तो प्लेग कमेटी के जो अध्यक्ष थे रैंड और आयरहस्ट, उनकी हत्या कर दी थी। किसने? इन्होंने ही, यानी कि चापेकर बंधु ने। चापेकर बंधु बालकृष्ण और दामोदर ने हत्या कर दी थी प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और आयरहस्ट की। और तिलक जी ने क्या किया हुआ था, तिलक जी ने अपने केसरी समाचार पत्र में चापेकर बंधुओं के समर्थन में कुछ ऐसा छाप दिया था जिसके कारण अंग्रेज जो है नाराज हो गए थे बाल गंगाधर तिलक से और इन्हें जो है राष्ट्रद्रोह के आरोप में जो है 18 मास की जेल हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, एक बार 1908 में सूरत विभाजन के बाद तिलक जी को राष्ट्रद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की जेल हुई। ये 1908 से 1914 तक 6 वर्ष कहां की जेल में बंद रहे थे? तो देखिए, क्या हुआ था कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो जाता है। इसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो 1907 के बाद 1908 में क्या हुआ कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की जेल हो जाती है और ये 1908 से 1914 तक जो है वो वर्मा की मांडले जेल में बंद रहते हैं। राष्ट्रद्रोह के आरोप में जो है इनको बंद कर दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। इसका विरोध भी जो है महाराष्ट्र में हुआ था भारी मात्रा में और पूरे देश में भी इसका विरोध किया गया था। तो इस प्रकार से 1908 से 1914 तक 6 वर्ष जो है ये वर्मा की मांडले जेल में बंद रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। आप लोग जानते भी होंगे, पहले भी इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भी पढ़ाया हुआ है
कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का था। अगला प्रश्न देखो, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो देखिए, अब बंगाल के विभाजन के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको पढ़ते हैं। तो बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ, यानी बंगाल का विभाजन कब लागू किया गया? तो डेट याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 वो डेट थी जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया, बंगाल का विभाजन लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय, भारत के सचिव व बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? यानी जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था, भारत का सचिव कौन था और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, जब बंगाल का विभाजन लागू हुआ, उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, जो भारत के सचिव थे वो रिजले थे और जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था एंड्रयू फ्रेजर। तो तीनों नाम याद रखेंगे। भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था, जो भारत का सचिव था वो रिजले था और जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो एंड्रयू फ्रेजर था। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन के पक्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया कारण क्या था? देखिए, बंगाल का विभाजन किया ब्रिटिश सरकार ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो ब्रिटिश सरकार ने कौन सा तर्क दिया, कौन सा पक्ष दिया जिसमें यह कहा गया कि बंगाल का विभाजन आवश्यक है? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को यह बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है और प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए बंगाल का विभाजन करना हमको बहुत जरूरी है। ऐसा कारण भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया, क्योंकि उस समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसमें 3 क्षेत्र आते थे, बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है और प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। वास्तव में बंगाल विभाजन का कारण कुछ दूसरा ही था, लेकिन भारतीय जनता के समक्ष ब्रिटिश सरकार ने अपना तर्क यही दिया था। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? तो देखिए, बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, इस पर अगर चर्चा करें तो प्रमुख रूप से जो कारण देखने में आते हैं वो 2 थे कारण। पहला कारण यह था कि जो बंगाल था उस समय राजनीतिक चेतना का बहुत बड़ा केंद्र था, यानी राजनीतिक चेतना का इतना बड़ा केंद्र था कि अंग्रेज ये घबराते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि 1857 की क्रांति जैसी कोई और बड़ी क्रांति जो है भारत देश में हो जाए हमारे विरोध में। चूंकि बंगाल उस समय राजनीतिक चेतना का बहुत बड़ा केंद्र है, इसलिए वो चाहते थे कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, बंगाल को बांट दिया जाए। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि जो मुख्य बंगाल है, यानी जो मूल बंगाल है, मूल बंगाल का मतलब जो बंगाल का पूर्वी हिस्सा है, यानी जो पूर्वी बंगाल है, इस पूर्वी बंगाल में जो हिंदू बंगाली थे इनको अल्पसंख्यक बनाना चाहती थी ब्रिटिश सरकार, कि जब हम पूर्वी बंगाल को अलग कर देंगे बंगाल विभाजन में तो जो हिंदू हैं, वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो संगठित नहीं हो पाएंगे हिंदू और मुसलमान, जब हिंदू अल्पसंख्यक बना दिए जाएंगे पूर्वी बंगाल में। तो इस प्रकार से ये 2 प्रमुख कारण थे, 2 वास्तविक कारण थे जिस कारण ब्रिटिश सरकार जो है बंगाल का विभाजन चाहती थी और बंगाल का विभाजन उसने किया हुआ था। अगला प्रश्न देखो, बंगाल विभाजन के बाद बंगाल किन 2 प्रशासनिक क्षेत्रों में बंट गया था? देखिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, तो कौन कौन से 2 प्रशासनिक क्षेत्र बनाए गए, बंगाल का विभाजन किस प्रकार से किया गया, किन क्षेत्रों में बंगाल को बांटा गया? तो देखिए, जो पहला प्रशासनिक क्षेत्र था वो था असम और पूर्वी बंगाल, यानी बंगाल का पूर्वी हिस्सा और असम का क्षेत्र, इसको रखा गया पहले प्रशासनिक क्षेत्र में। और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो राजधानी बनाई गई ढाका में। इसकी जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई ढाका में, यानी बंगाल का जो पहला हिस्सा था वो था असम और पूर्वी बंगाल, इसकी राजधानी ढाका बनाई गई। और इसका जो प्रथम गवर्नर बनाया गया वो था ब्लूमफील्ड फुलर।
इस प्रशासनिक क्षेत्र का जो प्रथम गवर्नर हुआ वो था ब्लूमफील्ड फुलर। अब देखिए दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र कौन था? दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र था बंगाल का पश्चिमी हिस्सा यानी पश्चिमी बंगाल और बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र। दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र था पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र और इसकी राजधानी बनाई गई कलकत्ता। और इसका जो प्रथम गवर्नर बनाया गया वो था एंड्रयू फ्रेजर। तो इस प्रकार से बंगाल को दो प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा गया। पहला जो प्रशासनिक क्षेत्र था वो था असम और पूर्वी बंगाल का क्षेत्र, उसकी राजधानी बनाई गई ढाका और उसका जो प्रथम गवर्नर था वो था ब्लूमफील्ड फुलर। जो दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र था वो था पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र, उसकी राजधानी बनाई गई कलकत्ता और इसका जो प्रथम गवर्नर था वो था एंड्रयू फ्रेजर। अब अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए जो बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन को कहते हैं बंग भंग आंदोलन, या इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, या इसी को बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। यानी इसको बंग भंग आंदोलन कहें या स्वदेशी आंदोलन कहें या बहिष्कार आंदोलन कहें। अगला प्रश्न देखिए, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए जब बंग भंग आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बंगाल विभाजन के आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले गोपाल हरि देशमुख थे। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को कौन सा दिवस मनाया गया था? देखिए जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। यानी राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था बंगाल में और पूरे भारत में 16 अक्टूबर 1905 के दिन को, जिस दिन बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन में सबसे लोकप्रिय गीत कौन बना? तो देखिए जो ये स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था, जो बंग भंग आंदोलन चलाया जा रहा था, इस आंदोलन में जो सबसे लोकप्रिय गीत हुआ वो था वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है वंदे मातरम। यही वंदे मातरम गीत जो है वो इस बंग भंग आंदोलन में सबसे लोकप्रिय गीत रहा था। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, यानी गुरुदेव के उपनाम से किसे जाना जाता है, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तब भी हम कहेंगे कि गुरुदेव के उपनाम से जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बंग भंग आंदोलन के दौरान आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। वर्तमान में हम लोग जानते हैं आमार सोनार बांग्ला। ये गीत जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बंग भंग आंदोलन के दौरान ही लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों को स्वदेशी आंदोलन से दूर रखने के लिए सरकार ने कौन सा सर्कुलर निकाला था? तो देखिए जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, वो बंग भंग आंदोलन में भाग न ले सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक जो है सर्कुलर निकाला था, उसका नाम था कार्लाइल सर्कुलर, जिसमें कुछ ऐसे कठोर प्रावधान विद्यार्थियों के लिए कर दिए गए थे ताकि जो है विद्यार्थी इस आंदोलन से दूर रहें, इस आंदोलन में भाग ना ले सकें। तो उस सर्कुलर का नाम था कार्लाइल सर्कुलर। अगला प्रश्न देखिए, किस पत्रिका में सर्वप्रथम 1905 में स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए ऐसी कौन सी पत्रिका थी, ऐसी कौन सी पहली पत्रिका थी जिसमें 1905 में स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा एक पत्रिका लिखी गई संजीवनी, इस संजीवनी पत्रिका में ही सर्वप्रथम जो है स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो सैयद हैदर रजा ने किया हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वह प्रथम आंदोलन था जब भारतीय घरेलू महिलाएं घरों से बाहर निकलकर धरना प्रदर्शन में भाग लेती हैं? तो ये बंग भंग आंदोलन जो था, जो स्वदेशी आंदोलन था, जो बहिष्कार आंदोलन था, यही सबसे पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें जो घरेलू महिलाएं थीं, भारतीय घरेलू महिलाएं, वो घरों से बाहर निकलती हैं और धरना प्रदर्शन में भाग लेती हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा था। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा इलाका है वहां पर स्वदेशी आंदोलन को, इसी बंग भंग आंदोलन को जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस प्रकार बंगाल विभाजन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने जान लिया। अब देखिए, आगे कुछ हम क्रांतिकारी संगठनों के बारे में जानते हैं जो भारत में थे, गुप्त क्रांतिकारी संगठन, उनके बारे में जो है जानते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अनुशीलन समिति कहाँ का संगठन था तथा इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, अनुशीलन जो समिति है वो बंगाल में बना एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यानी अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन था और ये बंगाल में बना एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। और इस समिति का जो उद्देश्य था वो था खून का बदला खून। यानी अनुशीलन समिति का उद्देश्य खून का बदला खून था और ये बंगाल में बना एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न देखिए, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक अगर देखा जाए तो वारिंद्र नाथ घोष जो कि अरविंद घोष के छोटे भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के छोटे भाई थे। यानी कि अनुशीलन समिति के संस्थापक वारिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। वारिंद्र नाथ घोष अरविंद घोष के छोटे भाई थे और भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के छोटे भाई थे। अगला प्रश्न देखिए, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, अभिनव भारत ये भी एक क्रांतिकारी संगठन था। इस अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीडी सावरकर के नाम से हम जानते हैं इनको। तो विनायक दामोदर सावरकर ने ही अभिनव भारत की स्थापना की हुई थी, अभिनव भारत के संस्थापक थे। और इन्होंने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत का गठन किया था नासिक महाराष्ट्र में। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर ने किया हुआ था नासिक महाराष्ट्र में, और यह भी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में अंग्रेजों के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो देखिए, ये एक घटना थी, क्रांतिकारी घटना। लंदन में अंग्रेजों के एक राजनीतिक सलाहकार थे कर्जन वाइली। इनकी हत्या जो है लंदन में जो है मदन लाल ढींगरा ने की थी 1909 ईस्वी में। यानी 1909 ईस्वी में लंदन में ही मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या की हुई थी। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय क्रांति की जननी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, इन्हीं को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा किस कार्य के लिए जानी जाती हैं? तो देखिए, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में 22 अगस्त 1907 को, यानी जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में 22 अगस्त 1907 को एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, कांग्रेस का 7वां अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन। तो 22 अगस्त 1907 को कांग्रेस का 7वां अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था? जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में। और इसी सम्मेलन में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने सबसे पहली बार भारतीय तिरंगे को फहराया हुआ था।
यानी सबसे पहली बार भारतीय तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इन्होंने 7वें अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में सबसे पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया हुआ था मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने, इसीलिए ये जो है जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो अब देखिए मुस्लिम लीग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। तो इसी क्रम में मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, सलीमुल्लाह खान के द्वारा। यानी सलीमुल्लाह खान ने जो है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां बनाया गया था? तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी? इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मुस्लिम लीग की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी कराची में। याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की प्रथम जो बैठक है वो 1907 ईस्वी में कराची में हुई थी और इस बैठक के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो सलीमुल्लाह खान थे और जो इस बैठक के अध्यक्ष थे वो थे वकार उल मुल्क, जिनको मुश्ताक हुसैन के नाम से जाना जाता है। ये इस बैठक के प्रथम अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के बैठक के प्रथम अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन, वकार उल मुल्क, और जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे सलीमुल्लाह खान, जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की हुई थी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग कब की गई? तो देखिए सबसे पहले पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समझते हैं कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग रखी, तो आखिरकार ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या थी? तो देखिए मुस्लिम लीग का यह कहना था कि जो मुस्लिम नेता हमारे हैं, जो चुने जाते हैं, तो इनको चुनने के लिए किसी अन्य संप्रदाय के लोग वोट ना करें, यानी हम मुस्लिम ही वोट करेंगे अपना मुस्लिम नेता चुनने के लिए। यानी जहां भी हम मुस्लिम नेता चुनेंगे तो उस नेता का जो चुनाव किया जाएगा वो मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाएगा। ऐसी मांग रखी मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के समक्ष। कब रखी, यही प्रश्न पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग कब की गई? तो देखिए 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी अमृतसर में। 1908 में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी अमृतसर में और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। इस बैठक में ही पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग रखी गई थी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी मांग 1908 में जो है अमृतसर में जो मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी इसमें मांग रखी गई थी और उस बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसके द्वारा खोली गई थी? तो देखिए मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी खोली गई थी और किसके द्वारा खोली गई थी? सैयद अमीर अली के द्वारा। यानी सैयद अमीर अली के द्वारा जो है लंदन में भी मुस्लिम लीग की एक शाखा खोली गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अलीपुर बम कांड क्या था? तो देखिए ये अलीपुर बम कांड जो है काफी फेमस रहा है। इस अलीपुर बम कांड के संबंध में जान लेते हैं, इनसे भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये अलीपुर बम कांड कब हुआ था? तो ये अलीपुर बम कांड जो है वो मई 1909 को हुआ था। अलीपुर बम कांड या इसी को कहा जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस कहें या अलीपुर बम कांड कहें, ये मई 1909 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों को सूचना प्राप्त हुई कि कलकत्ता के मणिकल तल्ला में बम बनाने की फैक्ट्री है और अंग्रेजों ने मणिकल तल्ला में बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ ली। देखिए इस केस में अरविंद घोष थे, उनके छोटे भाई वारिंद्र कुमार घोष सहित कुल 39 लोग पकड़े गए थे। यानी इस केस में अरविंद घोष, उनके छोटे भाई वारिंद्र कुमार घोष सहित कुल 39 लोग जो है पकड़े गए थे। और इस
केस की खास बात क्या थी? देखिए, इसमें अरविंद घोष को रिहा कराने के लिए देश बंधु चितरंजन दास ने वकील के रूप में इनका केस लड़ा हुआ था। किसका? अरविंद घोष का। यानी अरविंद घोष को रिहा कराने के लिए देश बंधु चितरंजन दास ने वकील के रूप में इनका केस लड़ा हुआ था और अंत में अरविंद घोष रिहा भी हो गए थे, इस केस से रिहा हो गए थे। तो देखिए, चितरंजन दास को जो है देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है, ये प्रश्न याद रखेंगे, पूछा जाता है। तो देश बंधु चितरंजन दास थे और एक चीज यहां पर याद रखेंगे, दीन बंधु जो थे वो सीएफ एंड्रूज थे। यानी देश बंधु और दीन बंधु ये दोनों अलग अलग याद रखेंगे। देश बंधु के उपनाम से चितरंजन दास को जाना जाता है और दीन बंधु के उपनाम से सीएफ एंड्रूज को जाना जाता है। तो इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अलीपुर बम कांड का सरकारी गवाह कौन बना था? तो देखिए, यही अलीपुर बम कांड जो था वो अलीपुर षड्यंत्र केस, इसका जो सरकारी गवाह था वो नरेंद्र गोसाई बन गया था। इस तथ्य को याद रखेंगे, इसका सरकारी गवाह जो था वो नरेंद्र गोसाई था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली दरबार का पहली बार आयोजन कब और किसके लिए किया गया था? तो देखिए, दिल्ली दरबार के आयोजन के संबंध में जान लेते हैं। दिल्ली दरबार का 3 बार आयोजन किया गया था। तो पहली बार आयोजन कब और किसके लिए किया गया था? तो पहली बार आयोजन जो है वो 1877 ईस्वी में हुआ था। यानी दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में पहली बार हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था। और दिल्ली दरबार का आयोजन किसके लिए किया गया था? जो महारानी थी ब्रिटेन की उस समय विक्टोरिया, उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित करने हेतु कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। यानी दिल्ली दरबार का जो पहली बार आयोजन है वो 1877 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो रानी विक्टोरिया थी उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित करने हेतु कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी इस प्रथम आयोजन में। लेकिन जो है विक्टोरिया भारत नहीं आई हुई थी, जो महारानी विक्टोरिया थी वो इस आयोजन में शामिल नहीं हुई थी। प्रथम बार जब दिल्ली दरबार का आयोजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न, दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब और किसके लिए किया गया था? तो देखिए, पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में किया गया था महारानी विक्टोरिया के लिए। दूसरी बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन है वो 1903 ईस्वी में किया गया और किसके लिए किया गया? जो ब्रिटेन के राजा थे उस समय एडवर्ड सप्तम और उनकी पत्नी अलेक्जेंड्रा के लिए। यानी उस समय 1903 में ब्रिटेन के जो राजा थे एडवर्ड सप्तम और जो उनकी पत्नी थी अलेक्जेंड्रा, उनके लिए दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में भारत में किया गया था। लेकिन ये दोनों भी भारत नहीं आए थे। यानी जो ब्रिटेन के राजा थे एडवर्ड सप्तम और उनकी जो पत्नी अलेक्जेंड्रा थी वो भी शामिल नहीं हुई थी इस आयोजन में। पहली बार जब आयोजन हुआ था 1877 में, उसमें भी विक्टोरिया नहीं आई थी और जो दिल्ली दरबार का दूसरी बार आयोजन हुआ 1903 ईस्वी में, इसमें भी जो राजा थे उस समय ब्रिटेन के एडवर्ड सप्तम और जो उनकी पत्नी थी अलेक्जेंड्रा वो भी शामिल नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब और किसके लिए किया गया था? तो देखिए, तीसरी बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन है वो 1911 ईस्वी में हुआ था। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में, दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में और तीसरी बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन है वो 1911 ईस्वी में किया गया था। और उस समय जो ब्रिटिश राजा थे वो थे जॉर्ज पंचम और उनकी जो पत्नी थी वो थी रानी मेरी। उनके लिए आयोजित किया गया था दिल्ली दरबार तीसरी बार। तो तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के लिए आयोजित हुआ था। और जो तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है इसमें राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी दोनों आए हुए थे। कब आए हुए थे? दिसंबर 1911 में। तो दिसंबर 1911 में ये दोनों भारत आए हुए थे। जबकि पहली बार जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ विक्टोरिया के लिए वो भी नहीं आई थी। दूसरी बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ एडवर्ड सप्तम और उनकी पत्नी अलेक्जेंड्रा के लिए वो भी दिल्ली नहीं आए हुए थे। लेकिन जो तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है उसमें राजा जॉर्ज पंचम और उनकी जो रानी थी मेरी वो आई हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को कौन कौन सी प्रमुख घोषणाएं की थीं?
तो देखिए जॉर्ज पंचम आए हुए थे, दिल्ली दरबार का आयोजन जब तीसरी बार हुआ तब इन्होंने कुछ घोषणाएं भारत में की हुई थी। कौन कौन सी प्रमुख घोषणाएं की हुई थी? जो पहली घोषणा थी वो ये थी कि बंगाल विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया था। यानी जो बंगाल विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, इस विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया था। और इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी का नाम था अरुंडेल कमेटी। तो पहली घोषणा तो ये की थी। दूसरी घोषणा इन्होंने क्या की थी? दूसरी घोषणा ये की थी कि जो बंगाली भाषा वाले क्षेत्र हैं इनको मिला करके एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की। यानी जो बंगाली भाषी क्षेत्र हैं उनको मिला करके एक नया प्रांत बनाया जाए, ऐसी घोषणा इन्होंने की हुई थी। तीसरी घोषणा क्या की हुई थी? तीसरी घोषणा यह की हुई थी कि इन्होंने बंगाल से पृथक बिहार को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की। यानी बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। और उस समय बिहार के में जो है उड़ीसा का क्षेत्र भी शामिल था। यानी बंगाल से बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर दिया गया। तो देखिए इन्होंने बंगाल विभाजन को जरूर रद्द कर दिया था जॉर्ज पंचम ने, लेकिन क्या किया कि अब की बार बंगाल से बिहार को अलग कर दिया और उस बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। तो इस प्रकार से बंगाल का देखा जाए तो यह भी एक विभाजन ही हुआ कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो इस विभाजन को जो है द्वितीय बंगाल विभाजन के रूप में भी देखा जाता है। और इसी क्रम में क्या हुआ था? 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग प्रांत बना था। 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया गया था और इस बिहार में उड़ीसा का क्षेत्र भी शामिल था। अगली घोषणा इन्होंने क्या की थी? अगली घोषणा इन्होंने की थी कि राजधानी जो थी उस समय कलकत्ता थी और राजधानी कलकत्ता को इन्होंने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। यानी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और इसी क्रम में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई। यानी कि जब जॉर्ज पंचम ने जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ये घोषणाएं की हुई थी, इसी क्रम में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई। अगला प्रश्न देखिए, 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली लुटियंस जोन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली लुटियंस जोन, तो देखिए नई दिल्ली लुटियंस जोन का मतलब यह है कि लुटियंस जोन के अंतर्गत कुछ इमारतें थी, अभी बताएंगे। तो इसकी जो आधारशिला थी वो जॉर्ज पंचम के द्वारा ही रखी गई थी और उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग। तो याद रखेंगे जब लुटियंस जोन की आधारशिला रखी गई है उस समय भारत का वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न देखिए, लुटियंस जोन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी इमारतें शामिल थी? तो देखिए लुटियंस जोन के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 इमारतें शामिल थी, एक संसद भवन और एक राष्ट्रपति भवन। तो ये 2 इमारतें शामिल थी, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय हाउस कहा जाता था, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति भवन को पहले जो है वो वायसराय हाउस कहा जाता था, क्योंकि राष्ट्रपति तो होते नहीं थे, वायसराय पहले होता था भारत का, तो राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय हाउस कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, वायसराय हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था और यहां निवास करने वाला प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए जब लुटियंस जोन की आधारशिला रखी गई जॉर्ज पंचम के द्वारा, तो लुटियंस जोन का जो है निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, यानी राष्ट्रपति भवन का और संसद भवन का। और राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता था? वायसराय हाउस। तो इसी क्रम में जब वायसराय हाउस बन गया तो उसका उद्घाटन 1931 में वायसराय इरविन के द्वारा किया गया था। तब वायसराय कौन था? इरविन था। और जब आधारशिला रखी गई थी तब उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, लेकिन अब लॉर्ड हार्डिंग तो है नहीं, आधारशिला रखी गई है 15 दिसंबर 1911 को लुटियंस जोन की। और लुटियंस जोन जो बनकर के तैयार हुआ है वायसराय हाउस, वो हुआ है 1931 में। तो वायसराय हाउस का जो उद्घाटन है वो 1931 ईस्वी में किया गया है और उस समय वायसराय था भारत का इरविन, और इरविन ही यहां पर निवास करने वाला पहला वायसराय था। यानी वायसराय हाउस में निवास करने वाला जो पहला वायसराय था वो इरविन ही था और इरविन के द्वारा ही इसका जो है उद्घाटन किया गया था।
अब देखिए अगला प्रश्न, दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है। तो देखिए जॉर्ज पंचम के द्वारा राजधानी जो थी वो भारत की कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। उस समय वायसराय जो था भारत का वो था लॉर्ड हार्डिंग। तो अब जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई तब 22 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार के साथ और ब्रिटिश लोगों के साथ समारोह पूर्वक माहौल में दिल्ली प्रवेश कर रहा था। यानी राजधानी स्थानांतरित हो गई है कलकत्ता से दिल्ली, तो अब वायसराय कहां पर रहेगा, दिल्ली में। तो कलकत्ता को छोड़ करके वो दिल्ली आया और जब दिल्ली में समारोह पूर्वक माहौल में प्रवेश कर रहा था लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार के साथ और कुछ ब्रिटिश लोगों के साथ में, तब उसकी कार में बम फेंका गया था। यही था दिल्ली षड्यंत्र केस। और इस दिल्ली षड्यंत्र कांड में जो है रास बिहारी बोस की भूमिका मानी जाती है। इस दिल्ली षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस की भूमिका मानी जाती है। और इस षड्यंत्र की जांच हेतु दिल्ली षड्यंत्र केस जो है वो 1914 में चलाया गया था। 1914 में जो है वो दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था और इसमें जो भूमिका है वो मानी जाती है रास बिहारी बोस की। याद रखेंगे जो रास बिहारी बोस है और एक हमने पहले पढ़ा हुआ है रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ये एक नहीं है। रास बिहारी बोस अलग व्यक्ति हैं, रास बिहारी घोष जो है वो अलग व्यक्ति हैं। तो इस दिल्ली षड्यंत्र कांड में रास बिहारी बोस की भूमिका मानी जाती है। तो ठीक है, ये दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसमें एक प्रश्न और है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है वो दीनानाथ एक व्यक्ति था, उसके द्वारा मुखबिरी की गई थी। अब अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को कहां है, अमेरिका में। तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का क्या उद्देश्य था। तो देखिए गदर पार्टी का जो उद्देश्य था वो था भारत से अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंक देना। यानी कि भारत से अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना, यही गदर पार्टी की स्थापना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए गदर पार्टी जो बनी थी उसके संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल थे और जो अध्यक्ष थे वो सरदार सोहन सिंह थे। याद रखेंगे गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार सोहन सिंह। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन की इच्छा से ब्रिटिश सरकार ने 1914, 1915, 1916 के कांग्रेस अधिवेशनों में प्रांतों के गवर्नरों को भाग लेने को कहा था। इसी क्रम में 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सर्वप्रथम गवर्नर के रूप में किसने भाग लिया था। तो देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो इस दौरान अंग्रेजों ने जो है यह इच्छा जाहिर की कि भारतीयों का समर्थन हमको इस प्रथम विश्व युद्ध में मिलना चाहिए। बिना भारतीयों के समर्थन के जो है इस युद्ध में हम नहीं जीत पाएंगे या जीतना कठिन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके जो है अंग्रेज इस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाना चाहते थे। तो भारतीयों का जब समर्थन पाना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया, जब इस दौरान कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी 1914, 1915, 1916 में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए, तो इस अधिवेशन में जो भी संबंधित प्रांत का गवर्नर होता था उसको ये कहा जाता था कि आप जाइए और कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लीजिए। ऐसा इसलिए कहा गया था ताकि आप भाग लेंगे तो कांग्रेस जो है वो हम लोगों का साथ देगी, हम लोगों के पक्ष में खड़ी होगी और हम लोगों के जब पक्ष में कांग्रेस खड़ी होगी तो भारतीयों का समर्थन हम प्रथम विश्व युद्ध में आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
तो इसी क्रम में 1914 में जो है कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन होता है। तो जो मद्रास में अधिवेशन होता है उस समय मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड पेटलैंड। इसी ने सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। लॉर्ड पेटलैंड ने जब 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए, 1915 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में बंबई के किस गवर्नर ने भाग लिया था? तो देखिए इसी क्रम में 1915 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो बंबई में होता है और उस समय भी विश्व युद्ध चल रहा है। तो बंबई का गवर्नर जो था उस समय विलिंगडन, उसने भाग लिया हुआ था बंबई के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो 1915 में हुआ था। तो विलिंगडन ने जो है भाग लिया था गवर्नर्स के रूप में। गवर्नर था उस समय बंबई का। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाला प्रथम गवर्नर कौन था जो भारत का वायसराय भी बना था? तो देखिए 1915 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में भाग ले रहा है बंबई का गवर्नर विलिंगडन। और यही विलिंगडन जो है ये गवर्नर था बंबई का और यही बाद में भारत का वायसराय भी बना है। तो इस प्रकार से अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाला प्रथम गवर्नर कौन था जो भारत का वायसराय भी बना था, तो ये विलिंगडन ही बंबई का गवर्नर था और आगे चल करके ये वायसराय बना है। और इसी ने 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। इसलिए कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाला प्रथम गवर्नर विलिंगडन ही था जो भारत का वायसराय भी बना था। अगला प्रश्न देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संयुक्त प्रांत के किस गवर्नर ने भाग लिया था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, तो इसी क्रम में 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है लखनऊ में और उस समय जो संयुक्त प्रांत का गवर्नर था उसका नाम था जेम्स मेस्टन। इस जेम्स मेस्टन ने सपत्नी यानी अपनी पत्नी के साथ में इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। और हम जानते ही हैं कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन था। इसमें समझौते भी हुए थे। लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में हुआ था। और 1916 में नरम दल और गरम दल भी एक हो गए थे, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो संयुक्त प्रांत का गवर्नर था जेम्स मेस्टन, इसने अपनी पत्नी सहित भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, वह प्रथम गवर्नर कौन था जिसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाषण दिया था? तो देखिए ये जेम्स मेस्टन जो था ये प्रथम गवर्नर था जिसने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाषण दिया था। जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसमें इसी जेम्स मेस्टन ने भाषण दिया हुआ था। तो यही पहला गवर्नर था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाषण दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल अफगानिस्तान में 1 दिसंबर 1915 को भारत की अनंतिम सरकार बनी थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल अफगानिस्तान में 1 दिसंबर 1915 को भारत की अनंतिम सरकार बनाई गई थी और उसके जो प्रेसिडेंट्स थे वो थे राजा महेंद्र प्रताप। तो राजा महेंद्र प्रताप उसके प्रेसिडेंट थे जब 1 दिसंबर 1915 को भारत की अनंतिम सरकार जो है काबुल अफगानिस्तान में बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 क्या था? देखिए कामागाटा मारू प्रकरण बहुत ही फेमस प्रकरण है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में इससे संबंधित कई ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए कामागाटा मारू प्रकरण क्या था कि कोई भी जहाज यानी पानी का कोई भी जहाज अगर भारत से कनाडा जाता है तब तो उसको प्रवेश की अनुमति दी जाती थी, कनाडा की सरकार उसको प्रवेश की अनुमति देती थी। लेकिन अगर कोई जहाज भारत से
कनाडा सीधे नहीं जाता था, अन्य किसी देश से अगर कनाडा में प्रवेश करता था तो उसको कनाडा की सरकार प्रवेश की अनुमति नहीं देती थी। अब देखिए क्या था, भारतीय मूल का एक व्यापारी था, उसका नाम था गुरदीप सिंह। भारतीय मूल का एक व्यापारी था गुरदीप सिंह, वो सिंगापुर में व्यापारी था। वो क्या करता है, एक जापानी जहाज कामागाटा मारू, यानी एक जापानी जहाज का नाम है कामागाटा मारू, इस जहाज से 1914 में 376 यात्रियों को लेकर के सिंगापुर से कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचता है। तो अब ये जो गुरदीप सिंह है वो भारत से कनाडा नहीं जा रहा है। कहां से कनाडा जा रहा है? सिंगापुर से कनाडा जा रहा है। तो अब नियमानुसार जो कनाडा की सरकार है वो प्रवेश की अनुमति इस जहाज को नहीं देगी, और ऐसा ही हुआ। इस जहाज को जो है कनाडा की सरकार ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी, और ब्रिटिश सरकार के दबाव में जो ये जहाज था कामागाटा मारू, इसको जो है वो भारत वापस लौटना पड़ता है। और इसी क्रम में क्या होता है कि कलकत्ता यह जहाज वापस लौटता है, और 26 सितंबर 1914 को ये जो जहाज था कामागाटा मारू ये हुगली पहुंचता है। और जब ये हुगली पहुंचता है तो बजबज बंदरगाह पर पुलिस तलाशी शुरू कर देती है। बजबज बंदरगाह पर पुलिस जो है वो तलाशी शुरू कर देती है, और वहां पर पुलिस और यात्रियों में हिंसा हो जाती है, और इस हिंसा में लगभग 18 यात्री मारे जाते हैं और लगभग 25 यात्री घायल हो जाते हैं। इस प्रकरण को ही कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस कामागाटा मारू प्रकरण को कि कामागाटा मारू प्रकरण क्या था। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था, जापानी जहाज था, जिसको भारतीय मूल का व्यापारी था गुरदीप सिंह, वो सिंगापुर से जो है यात्रियों को लेकर के निकलता है। 376 यात्रियों को लेकर के कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचता है। वहां पर उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती, और वो पुनः जो है कलकत्ता वापस आ जाता है। जब बजबज बंदरगाह पर ये उतरता है जहाज, तो वहां पर पुलिस तलाशी शुरू कर देती है, और पुलिस और यात्रियों में हिंसा हो जाती है। इसमें कई यात्री जो है वो मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। इस प्रकरण को ही कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रकरण से संबंधित कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो देखिए कामागाटा मारू जो प्रकरण था, इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने शोर कमेटी का गठन किया था। शोर का अर्थ होता है तट, तो शोर कमेटी का जो है गठन किया गया था। अब देखिए होम रूल आंदोलन के संबंध में जान लेते हैं। होम रूल आंदोलन के संबंध में जो भी प्रश्न बनते हैं उनको एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, होम रूल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? होम रूल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? होम रूल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आइजक भट्ट ने किया था। आइजक भट्ट के द्वारा सर्वप्रथम होम रूल शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि होम रूल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो होम रूल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आइजक भट्ट ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, होम रूल लीग आंदोलन, यानी होम रूल लीग कहें या होम रूल आंदोलन कहें एक ही बात है। इसी को स्वशासन आंदोलन भी कहा जाता है। होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आयरलैंड के नेता रेडमांड ने की थी। याद रखेंगे, आयरलैंड के नेता रेडमांड ने होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन की स्थापना की थी, और होम रूल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आइजक भट्ट ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में होम रूल लीग की स्थापना करने का सुझाव किसने दिया था? यानी भारत में होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव किसने दिया था कि भारत में होम रूल आंदोलन चलाया जाए? तो इसका सुझाव जो है वो जोसेफ बैप्टिस्ता ने दिया था। जोसेफ बैप्टिस्ता ने जो है भारत में होम रूल आंदोलन की स्थापना करने का सुझाव सबसे पहले दिया था।
तो 3 प्रश्न हो गए। होम रूल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आइजैक बट ने किया था। होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन की स्थापना आयरलैंड के नेता रेडमांड ने की थी और भारत में होम रूल लीग की स्थापना करने का सुझाव जो है वो जोसेफ बैप्टिस्टा ने दिया था। ये 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में सुझाव तो दे दिया जोसेफ बैप्टिस्टा ने, और भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास जो है वो सर्वप्रथम एनी बेसेंट की एक पत्रिका थी कॉमनवील, उसके माध्यम से किया गया था। यानी एनी बेसेंट की पत्रिका कॉमनवील के माध्यम से भारत में सबसे पहले होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था। अब देखिए ये प्रयास किया गया है, अभी होम रूल आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया जाएगा? तो अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के खिलाफ होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की थी? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की जाती है। यानी भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ जो है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। कब? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रारंभ कब किया था? तो देखिए एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन के बाद 1 सितंबर 1916 को किया था। यानी सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया है 28 अप्रैल 1916 को, और एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन जो है 1 सितंबर 1916 को प्रारंभ किया था। अब देखिए अगला प्रश्न, तिलक जी के होम रूल आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? विशेषताओं में प्रमुख रूप से 4 तथ्यों को जानेंगे। पहला तथ्य जो है वो तिलक जी का जो होम रूल आंदोलन था उसका मुख्यालय कहां पर था? तो उसका मुख्यालय था बेलगांव पूना में। याद रखेंगे, जो तिलक जी का होम रूल आंदोलन था उसका मुख्यालय जो था वो बेलगांव पूना में बनाया गया था। दूसरा बिंदु, इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार व प्रसार किन पत्रिकाओं के माध्यम से किया था? तो मराठा और केसरी 2 समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के चलते थे। हम जानते ही हैं मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। तो ये इन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से जो है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का प्रचार और प्रसार किया हुआ था। अगला बिंदु, इस होम रूल आंदोलन के सचिव कौन थे? तो NC केलकर, यानी जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ किया गया था, इसके सचिव NC केलकर थे। अगला बिंदु, इस होम रूल आंदोलन का कार्य क्षेत्र कहां कहां था? जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन था तो इसका कार्य क्षेत्र था मध्य प्रांत में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। यानी मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक, लेकिन बंबई को छोड़ करके। महाराष्ट्र में था लेकिन बंबई को छोड़ करके। बंबई में इनका कार्य क्षेत्र नहीं था होम रूल आंदोलन का। बंबई में जो है वो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये 4 बिंदु हो गए तिलक जी के होम रूल आंदोलन के संबंध में, कि इसका मुख्यालय जो बनाया हुआ था वो बेलगांव पूना में बनाया हुआ था तिलक जी ने। जो प्रचार और प्रसार था वो मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से किया था। सचिव NC केलकर थे और इसका जो कार्य क्षेत्र था वो मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़ करके और कर्नाटक, ये इन क्षेत्रों में जो है होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब अगला प्रश्न देखिए, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो इन्हीं 4 बिंदुओं के माध्यम से एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ किया गया था इसकी प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। तो सबसे पहले इसका मुख्यालय कहां पर था? इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था अडयार, मद्रास में। तिलक जी ने अपना मुख्यालय बनाया था बेलगांव, पूना में। इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था अडयार, मद्रास में, एनी बेसेंट ने। इन्होंने कॉमनवील और न्यू इंडिया समाचार पत्रों के द्वारा अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार और प्रसार किया हुआ था। किन पत्रिकाओं के माध्यम से? कॉमनवील और न्यू इंडिया, ये पत्रिकाएं थी किनकी? एनी बेसेंट की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं कॉमनवील और न्यू इंडिया।
इन्हीं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार और प्रसार भारत में किया हुआ था और तिलक जी ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार और प्रसार मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से किया था। इनके जो सचिव थे होम रूल आंदोलन के वो थे जॉर्ज अरुंडेल। जो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे और जो तिलक जी का होम रूल आंदोलन था उसके सचिव एनसी केलकर थे, पहले ही बता चुके हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र था एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का, यानी एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन भारत के किन क्षेत्रों में चलाया था, तो तिलक जी वाले क्षेत्र को छोड़ करके पूरे भारत में इन्होंने चलाया हुआ था होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने। यानी बंबई में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था और तिलक जी ने जहां जहां पर भी होम रूल आंदोलन अपना चलाया हुआ था उन क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत में जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन चलाया गया था। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट का जो है वो ज्यादा प्रभावी था तिलक जी की तुलना में। और जो तिलक जी का होम रूल आंदोलन था वो मध्य प्रांत में, बंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र में और कर्नाटक में चलाया गया था। तो इन क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत में जो है एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था और बंबई में भी एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल आंदोलन चलाया गया था। तो ये होम रूल आंदोलन की कुछ विशेषताएं थी जो कि चलाई गई थी एनी बेसेंट के द्वारा और तिलक जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, होम रूल आंदोलन की सर्वाधिक शाखा कहां थी? होम रूल आंदोलन की सर्वाधिक शाखाएं जो थी वो मद्रास में थी, याद रखेंगे इस तथ्य को कि होम रूल आंदोलन की सर्वाधिक शाखाएं कहां थी, तो मद्रास में थी। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण जो 1905 से 1916 तक चला, यानी महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व तक, इसको जो है पढ़ लिया है। आगे की क्लास में हम गांधी युग को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को, जो कि 1916 से भारत की आज़ादी तक 1947 तक चला। नमस्कार दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण और राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, इनको हम पढ़ चुके थे। राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो 1885 से 1905 तक माना जाता है और इस प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो नरमपंथी नेताओं के हाथ में था, ये हमने पढ़ा हुआ था। और जो राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण था वो 1905 से 1916 तक माना जाता है और इस द्वितीय चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गर्मपंथी नेताओं के हाथों में था। तो इन दो चरणों का हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम तीसरे चरण का अध्ययन करेंगे, गांधी युग, जो कि 1916 से भारत की आज़ादी तक 1947 तक माना जाता है। 1916 से 1947 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी युग 1916 से 1947 तक। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी के थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय से संबंधित जो थोड़े से प्रश्न हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को एक गुजरात में गांव है पोरबंदर, वहां पर हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इसीलिए हम आजकल जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, जो गांधी जी का पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी का पूरा नाम अगर आप लोगों से पूछता है तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के पिता, माता व पत्नी का क्या नाम था? यानी गांधी जी के पिता कौन थे, गांधी जी की माता कौन थी और गांधी जी की पत्नी कौन थी? तो गांधी जी के जो पिता का नाम था वो था करमचंद गांधी। इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था, करमचंद गांधी को। और ये करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी जो माता थी उनका नाम पुतलीबाई था और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। एक नोट में बात याद रखेंगे कि जो गांधी जी का विवाह है वो 13 वर्ष की आयु में हो गया था।
किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो देखिए गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 5वें मानस पुत्र भी गांधी जी के माने जाते हैं, जो उद्योगपति जमनालाल बजाज थे। तो उद्योगपति जमनालाल बजाज को 5वें मानस पुत्र के रूप में देखा जाता है गांधी जी के। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की मृत्यु कब और किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए गांधी जी की मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। तो आजकल हम देखते हैं कि 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, तो इसी कारण हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, चूंकि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहां की थी? यानी गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहां की थी? तो 1888 से 1891 के दौरान गांधी जी ने लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। यानी बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में गांधी जी ने की हुई थी 1888 से 1891 के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? देखिए सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य और अहिंसा के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किया गया आंदोलन। यानी जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है सत्य और अहिंसा के द्वारा, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन किया जाता है उसे कहते हैं हम सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहां किया था? यानी गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहां किया था? तो देखिए 1893 की बात है। 1893 ईस्वी में गांधी जी एक भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी व्यापारी थे। यानी दक्षिण अफ्रीकी व्यापारी थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। वो भारतीय मूल के थे, यानी भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी व्यापारी थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उनका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे गांधी जी 1893 ईस्वी में। और यहीं पर 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। आगे सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी भारत में कब करेंगे वो आगे बताया जाएगा। अभी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे हैं गांधी जी, कब? 1893 में, जब ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, किस घटना ने गांधी जी के मन में गहरा प्रभाव डाला कि समाज में गोरे और काले में विभेद किया जा रहा है? यानी ऐसी कौन सी घटना थी जिस घटना ने गांधी जी के मन में एक ऐसा प्रभाव डाला कि समाज में गोरे और काले में विभेद किया जा रहा है? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने गांधी जी के दिल को झकझोर दिया कि समाज में गोरे और काले में किस प्रकार से विभेद किया जा रहा है? तो हम जानते हैं कि कोई भी घटना हमको दहलाती तब है जब स्वयं पर वो घटना घटित होती है। तो स्वयं पर ही एक ऐसी घटना घटित हुई गांधी जी के ऊपर जिसने गांधी जी के मन में इतना गहरा प्रभाव डाला कि गांधी जी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ आगे चल करके मोर्चा संभाला और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो देखिए कौन सी ऐसी घटना थी। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो है रेल से यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। यानी दक्षिण अफ्रीका में रेल
गाड़ी से ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और इन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया हुआ था, यानी फर्स्ट क्लास का टिकट इन्होंने लिया हुआ था डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए। वहां पर क्या हुआ कि इनको जो है तृतीय श्रेणी में जाने को कहा गया। चूंकि गोरे और काले में विभेद किया जा रहा था, इन्हें भारतीय मूल का देखा गया कि ये भारतीय मूल के हैं, तो इनसे कहा गया कि आप फर्स्ट श्रेणी में यात्रा नहीं करेंगे, आप तृतीय श्रेणी में जाइए। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि एक स्टेशन आया, उसका नाम था पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन, यानी पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन में गांधी जी को रेलगाड़ी के नीचे फेंक दिया गया, यानी गांधी जी को इस स्टेशन के नीचे जो है फेंक दिया गया, गाड़ी से नीचे। तो इसी घटना ने गांधी जी के मन में इतना गहरा प्रभाव डाला कि किस प्रकार समाज में गोरे और काले में विभेद किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने और कहां की थी? तो देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहीं पर की थी, यानी दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की हुई थी। तो इस तथ्य को याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, टॉलस्टॉय फार्म व फीनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय फार्म और फीनिक्स आश्रम, ये दो नाम याद रखेंगे, टॉलस्टॉय फार्म और फीनिक्स आश्रम। तो टॉलस्टॉय फार्म और फीनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने ही दक्षिण अफ्रीका में की हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से एक पत्र निकाला था? तो देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्र निकाला हुआ था इंडियन ओपिनियन नाम से। तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम से गांधी जी ने एक पत्र निकाला हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो देखिए, 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इस 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गांधी जी ने भाग लिया था। अभी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत स्थायी रूप से नहीं आए हैं, क्योंकि स्थायी रूप से 1915 में आते हैं। तो 1915 के पहले 1901 में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब कलकत्ता में हुआ था, तब इन्होंने सबसे पहले भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो देखिए, 1909 में एक बार गांधी जी जो है वो लंदन से अफ्रीका वापस जाते हैं, लंदन से दक्षिण अफ्रीका वापस जाते हैं, और वापस जाते समय गांधी जी ने मूलतः गुजराती भाषा में, यानी मूलतः गुजराती भाषा में जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी 1909 में जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका वापस जा रहे थे गांधी जी, तब उसी समय इन्होंने मूलतः गुजराती भाषा में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना जो है वो गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है? तो देखिए, जो गांधी जी की आत्मकथा है वो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी सत्य के प्रयोग। ये गांधी जी की आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी सत्य के प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने किन प्रमुख समाचार पत्रों का संपादन किया था? तो देखिए, गांधी जी ने मुख्य रूप से यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, इन समाचार पत्रों का संपादन जो है किया हुआ था। कौन कौन से समाचार पत्र थे? यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ये कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे जिनका संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी भारत वापस कब आए थे? तो देखिए, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लगभग 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसी कारण
प्रत्येक वर्ष भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यानी प्रश्न अगर बने कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे स्थायी रूप से। 22 वर्ष लगभग वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आ गए थे। इसी कारण 9 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां की थी? तो देखिए, जब 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को, उसके बाद 1916 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यानी अभी साबरमती आश्रम नाम नहीं पड़ा था, अभी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी और यही सत्याग्रह आश्रम आगे चल करके साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। और इस कार्य में एक उद्योगपति थे, उनका नाम था अंबालाल साराभाई। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी इस आश्रम में मदद की हुई थी निर्माण कार्य में अंबालाल साराभाई ने। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 1916 में गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम अपना सार्वजनिक भाषण कहां दिया था? तो देखिए, फरवरी 1916 में गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम अपना सार्वजनिक भाषण जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम BHU कहते हैं, उसके शिलान्यास के अवसर पर दिया था। यानी जब BHU का शिलान्यास हो रहा था तब गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना भाषण भारत में यहीं पर दिया था, BHU में। और इसका जो शिलान्यास है वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग उस समय चूंकि भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न देखिए, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो देखिए, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करने के उद्देश्य से गांधी जी ने भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटेन की मदद की थी और ब्रिटेन की मदद करने के उद्देश्य से उन्होंने भारतीय युवाओं को सेना में आने के लिए जो है प्रोत्साहित किया था, सेना में भर्ती कराया था। इसलिए जो है गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लंदन में घायल ब्रिटिश सैनिकों के लिए एम्बुलेंस कोर बनाया था। तब ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1915 में गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटेन की काफी मदद की हुई थी और इसी क्रम में उन्होंने लंदन में जो है एक एम्बुलेंस कोर बनाया हुआ था जिसमें घायल सैनिकों की मदद की जाती थी। तो इतनी सारी मदद की हुई थी गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों की और जो है अंग्रेजों की। इस कारण अंग्रेजों ने जो है खुश होकर के जनवरी 1915 में गांधी जी को एक उपाधि दी थी और वो उपाधि थी कैसरे हिंद की। यानी गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि से जो है वो सम्मानित किया गया था जनवरी 1915 में, क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश की काफी मदद की हुई थी, भारतीयों को प्रोत्साहित किया था सेना में भर्ती होने के लिए, लंदन में घायल सैनिकों के इलाज के लिए एम्बुलेंस कोर बनाया था। तो ये सारी मदद गांधी जी के द्वारा की गई थी, इसलिए इनको जो है सम्मानित किया था अंग्रेजों ने। और इसी क्रम में जनवरी 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी। यानी महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान की गई थी। और ये कब प्रदान की गई थी? चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर। अभी हम आगे चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलनों में था, पहला आंदोलन था
भारत में चंपारण सत्याग्रह, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी की सफलता पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। यानी राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसके द्वारा मिली थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर किसने कहा था? यानी अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस, ये अंग्रेजों के नाम हैं, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस। इन्होंने जो है गांधी जी को अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर कहा हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न, पश्चिमोत्तर क्षेत्र के कबीलाई लोगों ने गांधी जी को क्या कहा था? यानी जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के कबीलाई लोग थे, इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के कबीलाई लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था। यानी मलंग बाबा के नाम से कौन जाना जाता है? तो मलंग बाबा के नाम से गांधी जी ही जाने जाते हैं। और जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के कबीलाई लोग थे, उन्होंने जो है गांधी जी को मलंग बाबा कह करके संबोधित किया था। अब देखिए गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलनों के संबंध में जानते हैं जो इन्होंने भारत में किए। कुछ प्रमुख आंदोलन के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो प्रश्न है, गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो देखिए भारत में जो गांधी जी का प्रथम आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन। याद रखेंगे, गांधी जी का जो प्रथम आंदोलन है भारत में वो है चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण आंदोलन कब, कहां और क्यों हुआ था? यानी चंपारण आंदोलन कब हुआ था, क्यों हुआ था और कहां हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो है वो बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, 1917 में हुआ था। यानी 1917 में यह चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार के चंपारण जिले में। और क्यों हुआ था? तो देखिए एक व्यवस्था थी 3 कठिया प्रणाली, अंग्रेजों की एक व्यवस्था थी 3 कठिया प्रणाली। इस 3 कठिया प्रणाली में क्या होता था कि देखिए जो खेती होती है, खेती के संबंध में 1 बीघा जो खेत होता है, 1 बीघे खेत में 20 कट्ठे होते हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया कि 20 कट्ठे में से जो उपजाऊ 3 कट्ठे होते थे उनमें नील की खेती को अनिवार्य कर दिया। यानी आपको 20 कट्ठे में से जो उपजाऊ 3 कट्ठे हैं उनमें नील की कृषि करना जरूरी है। यानी नील की कृषि आपको करनी ही करनी है। और जब नील की कृषि 3 कट्ठों में की जाती थी तो धीरे धीरे क्या होता था, भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं रहती थी। यानी भूमि की जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। तो इससे जो किसान थे वो परेशान थे और इसी परेशानी के कारण जो है वो चंपारण आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार के चंपारण जिले में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था? तो देखिए गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण में किया हुआ था। इसके पहले सत्याग्रह का प्रयोग जरूर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। जब ये दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे गांधी जी। दादा अब्दुल्ला जो थे वो भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी व्यापारी थे। तब इन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जरूर किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था गांधी जी ने, तो चंपारण में ही किया हुआ था। चंपारण कहां है? चंपारण जो है वो बिहार में है। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण की समस्या के संबंध में गांधी जी को किसने अवगत कराया था? तो देखिए चंपारण की जो ये समस्या थी, नील की 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया व्यवस्था, तो इसके संबंध में राजकुमार शुक्ला एक नेता थे, एक किसान नेता थे। इन्होंने गांधी जी को अवगत कराया था। और कहां पर अवगत कराया था? जब 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में एक संयुक्त अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, जिसमें लखनऊ
समझौता भी हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और गर्म दल और नरम दल भी एक हो गए थे। उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने जो है वो गांधी जी को अवगत कराया था इस समस्या के संबंध में। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज अधिकारी एमन ने किसको चंपारण का अकेला मर्द कहा था? तो देखिए, जो अंग्रेज अधिकारी एमन था उसने जो है राजकुमार शुक्ला को ही चंपारण का अकेला मर्द कहा था। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए चंपारण का अकेला मर्द कौन था, तो चंपारण का जो अकेला मर्द था वो था राजकुमार शुक्ला, वही किसान। अगला प्रश्न देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कब और कहां हुआ था? तो अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो याद रखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह जो था वो 1918 में गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो देखिए, गुजरात में जो खेड़ा के किसान थे वो अकाल पड़ने के कारण लगान की माफी चाहते थे। यानी जो खेड़ा था, खेड़ा एक जगह का नाम है, वहां के किसान जो थे वो लगान की माफी चाहते थे, क्योंकि वहां पर उस समय अकाल पड़ गया था और पैदावार अधिक नहीं हुई थी, इसलिए वो अंग्रेजों से लगान की माफी चाहते थे। इसी कारण जो है वो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1918 में गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने अपना पहला वास्तविक सत्याग्रह कहां किया था? तो देखिए, सबसे पहला जो सत्याग्रह है वो चंपारण में किया था गांधी जी ने। लेकिन अगर वास्तविक सत्याग्रह पूछा जाए कि गांधी जी ने अपना वास्तविक सत्याग्रह सबसे पहले कहां किया था, तो खेड़ा में ही किया हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? यानी जो खेड़ा आंदोलन हुआ था गुजरात में, इसमें गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। अगला प्रश्न देखिए, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब और कहां हुआ था? तो देखिए, अगला आंदोलन गांधी जी का अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो है वो 1918 में गुजरात में हुआ था। यानी खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में गुजरात में हुआ था, और जो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था वो भी 1918 में गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो देखिए, अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे वो अपने उद्योगपतियों से बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। यानी चूंकि महंगाई बढ़ रही थी और महंगाई बढ़ने के कारण जो अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे वो अपने उद्योगपतियों से जो है बढ़े हुए प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, और जो उद्योगपति थे वो बढ़ा हुआ प्लेग बोनस उनको नहीं दे रहे थे। इस कारण जो है ये अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल की थी? तो देखिए, इसी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की थी। इस तथ्य को याद रखेंगे, गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल जो है वो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में ही की हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किस आंदोलन में दिया था? तो देखिए, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में ही गांधी जी ने सबसे पहले ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यह था कि जो पूंजीपति हैं, यानी जो पूंजीपति हैं वो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी हैं। यानी इस सिद्धांत में गांधी जी ने यह बताया था कि जो पूंजीपति हैं वो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। कौन? पूंजीपति जो लोग हैं। तो इस प्रकार जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जब हुआ था तब दिया गया था।